हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स से। देखिए, आपको क्लासेस में कई बार बताया गया होगा कि व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव्स और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आपको अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर के बारे में पता ही होगा, जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी। The basic aim of this experiment is to calculate the velocity of ultrasonic waves in a particular liquid, for example in kerosene oil, etc. तो अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर पढ़ने से पहले we must know that what are ultrasonic waves. छोटी क्लासेस में we all have read about ultrasonic waves. As you all know, human ear is very sensitive, क्योंकि ह्यूमन एयर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड को ही सुन सकता है, उसके अलावा किसी भी फ्रीक्वेंसी की साउंड को वो सुन नहीं सकता। Our ear can only sense the frequency lying between 20 Hz to 20,000 Hz, क्योंकि यही है हमारे ईयर की ऑडिबल रेंज। ये सब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उन साउंड्स को हम सुन नहीं सकते। इन साउंड्स को सिर्फ कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक वेव्स को जज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के होते हैं उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, और जो साउंड वेव्स 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जी हाँ, इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। So basically, ultrasonic waves are longitudinal waves which have the frequency higher than the upper limit of an human ear, higher than the maximum frequency our ear can hear. Human ear is sensitive only to the sounds lying between 20 Hz to 20,000 Hz cycles per second. Ultrasonic waves have frequency larger than the maximum audible frequency, and we all know more the frequency, lesser will be the wavelength, because we all know that frequency is inversely proportional to wavelength. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम वेवलेंथ होगी, या जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो जैसे कि अगर मैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करूँ, आपको क्या लगता है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? ऑफ कोर्स इट इज़ क्लियर कि वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो वेवलेंथ भी उतनी ही कम होगी। सो द एक्यूरेट, और आई कुड से the significant figure in which we can determine the wavelength of ultrasonic waves is 1.6 centimeter. तो ये इनकी वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो अब बात की जाए कि इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस किस तरह से किया जाएगा। इनके प्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, बिकॉज देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स कई जगह यूज़ होते हैं, कई जगह, ठीक है। हमने इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी है, छोटी क्लासेस में पढ़ी है ना। तो अब बात करेंगे इनकी प्रोडक्शन की, किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। इसके कई मेथड्स हैं, खास 2 मेथड्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊँगी, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर एंड पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। तो आज की इस वीडियो में हम पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। तो जो पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करता है बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल, या फिर जिंक ब्लेंड, या रॉशेल साल्ट, एट्सेट्रा। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बारे में बताना चाहूँगी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है नेचर में बहुत इजीली अवेलेबल है, बिकॉज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बिना हमें नहीं समझ आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही समझना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की। देखिए, पहली बात तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल प्रिज्म की तरह बना होता है। जैसे कि मान लीजिए दिस इज़ योर क्रिस्टल,
और जो इसके अपर और लोअर एंड होते हैं उस पर भी हेक्सागोनल पिरामिड्स शेप में बने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है इस तरह से, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल प्लेन पर मैं 3D फिगर तो नहीं बना सकती, बट समहाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि किस तरह से ये दिखेगा। देखो ये भी हेक्सागोनल प्रिज्म होगा और अपर एंड लोअर एंड पे हमारे पास हेक्सागोनल पिरामिड्स यूज होंगे। ओके, तो ये है मेरे पास हेक्सागोनल ही इसकी शेप है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल इस तरह के शेप में हमें मिलेगा। अब देखिए बात की जाए इसके एक्सिस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मैं इस क्रिस्टल को मान लो इसके एक्सिस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, देखो तो ये जो है ये मैंने एकदम सेंटर से ड्रॉ किया, सेंटर एक्सिस है ना। तो मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, इस तरह से जेड एक्सिस है। तो देखो ये जो एक्सिस है ना इसका नाम है ऑप्टिक एक्सिस। व्हिच वन? ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। ये हमेशा पैरेलल होंगी जेड एक्सिस के, ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। अब मान लो मैंने क्रिस्टल के ये वाली एक्सिस लेनी है, मान लो बीच में से मैंने इस तरह से कट कर दिया, ये वाली एक्सिस लेनी है मुझे। तो ये जो एक्सिस होंगी ये मेरे पास होंगी इलेक्ट्रिकल एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से यहाँ पर अवेलेबल होंगी, वाई एक्सिस पर होंगी, ठीक है। ये होगी इलेक्ट्रिकल एक्सिस। अब एक बात याद रखना, ऑप्टिक एक्सिस और इलेक्ट्रिक एक्सिस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच, तभी तो 2 एक्सिस बने ना, है ना। उसी तरह से अब तीसरा एक्सिस हमारे पास आएगा जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस के 90 डिग्री होगा, इस तरह से, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ना 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये तीनों भी आपस में इसी तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे जो इस तरह से होगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और वो कौन सा होगा मेरे पास, इधर मैं हल्का सा ड्रॉ कर देती हूँ, दैट विल बी मैकेनिकल एक्सिस, ठीक है। तो 3 एक्सिस मेरे पास आ गए और ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ऑप्टिकल एक्सिस के 90 डिग्री पर मुझे इलेक्ट्रिकल एक्सिस बनेगा और इलेक्ट्रिक एक्सिस के 90 डिग्री पर मुझे मैकेनिकल एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ थोड़ा सा ड्रामेटिकली या सिस्टमेटिकली समझते हैं कि किस तरह से ये एक्सिस बनी है। सबसे पहले इतना तो समझ लग गया होगा कि जो ऑप्टिक एक्सिस है वो बिल्कुल पैरेलल है, क्रिस्टल के पैरेलल है, उसके प्लेन के पैरेलल है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एक्सिस। अब मान लो ये मेरे पास था क्रिस्टल है, क्रिस्टल को मैंने बीच में से कट कर दिया, ठीक है। तो जब कट करने के बाद आई तो ये 2 हिस्से अलग अलग हो गए, इस तरह से 2 हिस्से अलग अलग हो गए। यहाँ पर एक्सिस बनी हुई है। अब इसको उठाकर मैं इस तरह से देखूंगी तो क्या दिखेगा। मान लो ये एक्सिस असलियत में बने हुए हैं, इमेजिनरी नहीं है, बने हुए हैं। तो यहाँ बने थे एक्सिस, मैंने इसको क्रिस्टल को काटा बीच में से, इस तरह से देखा तो क्या फिगर आएगी मेरे पास। वही फिगर मैं जब यहाँ बनाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या फिगर आई थी। जैसे मान लो जब मैं इसको कट करूँगी तो मेरे पास कुछ इसी तरह से हेक्सागोनल शेप ही आएगी, फिर से इस तरह से, है ना, यही आएगी। ये इस तरह से यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल एक्सिस है, इलेक्ट्रिकल एक्सिस को एक्स और इधर वाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको कुछ नाम देती हूँ। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल एक्सिस की बात करूँ, इसको हम 3 है तो E1, E2, E3 कर देते हैं, और मैकेनिकल एक्सिस को M1, M2, M3। ऑप्टिकल एक्सिस हमें जनरेट करने की या शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो ना, अगर मैं इस क्रिस्टल को कट करिए, ऑप्टिकल एक्सिस किस तरह से, इस तरह से ना, ऑप्टिकल एक्सिस इस तरह से, इलेक्ट्रिकल इस तरह से, मैकेनिकल इस तरह से। जब मैं ऑप्टिकल, ये इमेजिन करना है यहाँ ऑप्टिकल एक्सिस है, यहाँ बीच में से निकल रहे हैं, तो जब मैं इसको कट करके ऐसे देखूंगी तो ऑप्टिकल एक्सिस किधर को आएंगे, बाहर को आएंगे, इधर को आएंगे। ऑप्टिकल एक्सिस, अब ये 2D प्लेन पर ये 3D एक्सिस बनाना तो मुश्किल है। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो हमारे पास वेव्स हैं और जो हमारे पास एक्सिस है वही ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मैकेनिकल एक्सिस की बात करूं तो देखिएगा, मैकेनिकल एक्सिस कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगे। इसको नाम दे देते हैं M1, M1, ठीक है। और इस तरह से एक इस तरफ होगा M2, और कुछ इस तरह से ये होगा M3,
तो ये तो मेरे पास आ गया मैकेनिकल एक्सिस। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिकल एक्सिस मान लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल एक्सिस के लिए मैंने ई सिंबल यूज़ किया है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्सिस इस तरह, इलेक्ट्रिक एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2। देखिए ना, यहाँ पर इस तरह से यहाँ ऑप्टिक एक्सिस होगा, ठीक है। एक्स की तरफ मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक एक्सिस, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा ना, तभी मैंने ये ड्रॉ कर दिया। और वाई की तरफ, बाहर की तरफ हो जाएगा मैकेनिकल एक्सिस, ठीक है। अब यहीं से देख लो ना, ये इधर इलेक्ट्रिकल एक्सिस इधर को है, मैकेनिकल एक्सिस इधर को है। तो एक तो ये बन गया, दूसरा इस तरह से बन जाएगा, ये देखना डायगोनली, ये E2 बन जाएगा, ठीक है। तीसरा भी बना लेते हैं इस तरह से, ये बन जाएगा, इसको हम E3 नाम दे देते हैं। तो इस तरह से देखो मेरे पास ये 6 के 6 कंपोनेंट्स, ये जो 6 के 6 एक्सिस है वो बन गए हैं, है ना। दिस 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 एंड दिस, तीनों। अब देखो ये इमेजिनरी फिगर जो है यहाँ से काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि एक्सिस की प्लेसमेंट किस तरह से होती है। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये क्रिस्टल को कट करके उसको इस तरह से शो किया गया है, कट करके उसके जो लेटेस से कट किया गया और फिर यहाँ से इस तरह से शो किया गया कि किस तरह से हमें प्लेसमेंट दिखेगी। अब देखिए ये जो एक्सिस है इनके अलॉन्ग लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ भी होगी, ठीक है। तो ब्रेड्थ होगी, इस तरफ हमारे पास ब्रेड्थ होगी, फिर आएगी थिकनेस और हमारे पास आएगी लेंथ। तो हमारे जो ऑप्टिक एक्सिस है, इधर को ऑप्टिक एक्सिस है, वो ब्रेड्थ शो करेंगे हमारे कि ब्रेड्थ कितनी है क्रिस्टल की। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एक्सिस है ये वाले, ये थिकनेस शो करेंगे, थिकनेस समझते हो ना। उसके अलावा जो मैकेनिकल एक्सिस है दैट विल लेट अस नो अबाउट द लेंथ ऑफ द क्रिस्टल। तो ये तीनों डायमेंशंस हमारे पास आ गए, लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, जिसकी मदद से वी कैन ड्रॉ दिस। दूसरी बात, अब ये जो क्रिस्टल हमने यूज़ करना है हमारे एक्सपेरिमेंट में या लेट इट बी कहीं भी, तो क्रिस्टल मस्ट बी कवर्ड विथ द 2 मेटालिक प्लेट्स। मतलब अगर ये आपका क्रिस्टल है ना, यहाँ कहीं अगर ये क्रिस्टल है तो अब इसके अराउंड हमें 2 मेटालिक प्लेट्स चाहिए ही चाहिए, जो इसको ना एक तरह से इस तरह से ग्रैब करके रखेंगे, इसको आपस में जोड़ कर रखेंगे। तो एक सैंडविच की तरह काम नहीं करेगा ये, इट वुड बी अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, नो। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज व्हाट क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ होता है और डेली लाइफ में जो कमर्शियल लेवल पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और जैसे खासकर हमारे जो लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं इसे। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एक्सपेरिमेंट अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर, उसमें भी इसे कैरोसिन ऑयल में डिप करके और इसके थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जो स्लिट्स हैं वो फाउंड की जाती हैं, प्रोवाइडेड ये जो क्रिस्टल है शुड ऑलवेज बी कवर्ड विद द 2 मेटालिक प्लेट्स। तो चलिए अब बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। सो व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? Transducer is a device that converts one form of energy to another form. Because we all know that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. Because this is what conservation of energy says. This is law of conservation of energy. तो हमें कुछ इस तरह का डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, खासकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ज़रा मैं आपके सामने देखती हूँ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले इसका मतलब ना इसके नाम में छुपा हुआ है, पीजो इलेक्ट्रिक। देखिए पीजो का मतलब होता है प्रेशर। What is piezo? It is pressure. And what is electric? ये तो पता ही है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिख लेते हैं चलो, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक, प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी समवट रिलेशनशिप इज देयर इन बिटवीन द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रेशर का क्या रोल है इसमें? देखिए प्रेशर इज द मेन रीजन इन विच pressure is the main reason why piezoelectric effect is being used. अब होता क्या है इसमें, सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। हम क्रिस्टल पर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उस पर प्रेशर जब प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर क्या होगा ना, कुछ
चार्ज इंक्रीज करेगी, उस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ये तो बहुत सिंपल था। अब इसको समझते हैं कि किस तरह से ये हुआ। देखिए, मान लीजिए आपके पास वो क्रिस्टल की स्लैब है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास स्लैब है, क्रिस्टल स्लैब जो मैंने बताई थी। अब मैं इसको कुछ इस तरह से प्रेस करूँगी। So when the mechanical charge is applied on the crystal on one pair or one parallel pair, then an electric charge is generated on the other parallel pair. इसका मतलब मुझे इस क्रिस्टल पर मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करना है, और उस मैकेनिकल प्रेशर के एक्सर्शन के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी प्रोड्यूस। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, इस शेप में, ट्रायंगुलर शेप में ले लेते हैं, ठीक है। और इस पर कुछ चार्जेस लगी हुई हैं। तो ये एक जो ट्रायंगल है वो प्लस चार्ज का ले लेते हैं, दूसरा माइनस का। जैसे ये प्लस का है, मान लीजिए ये प्लस प्लस प्लस, और दूसरा माइनस माइनस माइनस। तो जो प्लस वाला है उसका सेंटर ऑफ चार्ज में क्या होगा, कौन सी चार्ज होगी, ऑफ कोर्स प्लस चार्ज होगी, ये वाले के बीच में। और अगर मैं इस नेगेटिव वाले की बात करूँ तो उसके लिए नेगेटिव होगी, यही होगा। अब ये क्रिस्टल को मान लो मैं यहाँ से इस तरह से प्रेस करूँ, इस तरह से मैं इस क्रिस्टल को प्रेस करना चाहूँ, तो क्या होगा, इसको यहाँ से सपोज कर लो, ये क्रिस्टल पड़ा हुआ मेरे पास, इसको मैं दबा रही हूँ इस तरह से। अब दबाने की वजह से क्या होगा ना, ये कुछ इस तरह से प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये देखो, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, इधर से प्रेशर आ रहा है। प्रेशर जनरेशन की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से कंप्रेशन होनी शुरू हो जाएगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। अब उसकी वजह से होगा क्या, फिर से इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये जो चार्जेस हैं वो डिस्प्लेस होना शुरू होगी। पहले इस तरह से थी, पास थी, न्यूट्रल। अच्छा, अब ये भी बात याद रखेंगे एक मिनट कि ये जो इस तरह से है ना, ये न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि ज़ीरो चार्ज है। न्यूट्रल का मतलब असलियत में होता है कि जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन। तो यही यहाँ पर वही हो रहा है, बिकॉज जितनी ज़्यादा आप देखो पॉजिटिव चार्जेस है उतनी ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हैव जस्ट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इट हैज़ बिकम द न्यूट्रल। और ये जो इस टाइम आपके सामने ये जो डायग्राम है, दिस इज जस्ट एन ऑर्डिनरी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये एक ऑर्डिनरी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ओके, बिकॉज इसमें चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। इसमें अभी तक कोई भी, अभी मैं यहाँ से हटा देती हूँ, अभी इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड नहीं है, कोई चार्ज इसमें अभी नहीं है। कब आएगी, अब आएगी जब प्रेशर अप्लाई हो चुका होगा। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड थे प्रेशर के बाद अब ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब जब चार्जेस सेपरेट हों तो क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जनरेटेड। अब देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया तो कौन जनरेट होगा, करंट विल बी जनरेटेड, ठीक है। सिर्फ इस प्रेशर की वजह से करंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, है ना, यही हुआ। अब यहाँ से इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये जो कंप्रेशन है वो अगर इस तरह से हो रही है तो थिकनेस और जो उसका फील्ड है वो भी इस तरफ को प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आ गया। अब मान लो मुझे इस करंट को सेव करना है, स्टोर करना है, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपली मैं यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दूँगी इस तरह से, और इस बैटरी पर मैं जो मेरे पास जो भी करंट होगा वो उसमें सेव हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल इफेक्ट, piezoelectric effect is a simple effect in which we produce these electric charge in such a easy way without any loss of energy, and just by providing or just by producing the mechanical pressure on the piezoelectric crystal. So it is kind of interesting now that we can generate electrical energy just by applying pressure to the piezoelectric crystal now. So I can say that piezoelectric effect converts pressure energy into
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही कहा था मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रांसड्यूसर के बारे में बोला था, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही बोला था, है ना, वो ट्रांसड्यूसर थे। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या कर रहा है, ये भी तो यही कर रहा है, प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना, मतलब वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना। तो इसका मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल भी क्या हुआ, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, वही हुआ ना, because what is transducer? As I said earlier, it converts one form of energy to another, the same what piezoelectric crystal is doing right now. अगर इसको थोड़ा सा और टेक्निकल व्यू में पढ़ा जाए तो कुछ नहीं है, just the pressure is being converted into tension. Pressure is being converted into tension. कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है कि the amount of electrical charge being obtained is directly proportional to the प्रेशर अप्लाइड, कि करंट जो बनेगा या इलेक्ट्रिकल चार्ज जो बनेगी उतनी ही बनेगी जितना आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। मोर द प्रेशर विल बी देयर, मोर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी देयर, दैट इज सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। वन अनदर थिंग कि जब मैं इस पर चार्ज प्रोड्यूस करूँगी, जब मैं इस पर प्रेशर प्रोड्यूस करूँगी तो जो चार्ज है वो साइन उसके चेंज होंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जो स्ट्रेस है वो टेंशन में कन्वर्ट होगा, तो साइन वुड बी चेंज्ड, ओके। सो दिस इज व्हाट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। तो अब हम एक और इसी के रिलेटेड बात करेंगे, इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से तो पता लग ही गया होगा, इसमें क्या हुआ था, आई अप्लाइड प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड। उसमें क्या होगा, I would apply the potential difference, I would apply the charge, and the pressure would be produced. The pressure would be produced in the crystal. This is what the inverse thing means, no? है ना, कि उसका उल्टा, okay? तो चलिए उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है ना, हम खुद से ही इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम जिस तरह से समझा था उसी तरह से फिर समझ लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें रहेगी और हम यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे खुद, ठीक है। अब होगा क्या, पहले क्या होता था, प्रेशर अप्लाई करते थे, इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस। अब हम खुद से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, अब कौन आएगा, वाइस वर्सा, प्रेशर आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा। अब प्रेशर आने की वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ी अपवर्ड मोशन करेगी और नेगेटिव चार्ज थोड़ी डाउनवर्ड। सो अगेन देयर विल बी अ सर्टेन मूवमेंट इन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। उल्टा हो जाएगा ना, जैसे पहले प्रेशर से इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने की वजह से प्रेशर चेंज आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन में फ़र्क आएगा। तो मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पिछला केस किया था उसमें क्या हुआ था, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ था, कौन सा स्ट्रेन था, कंप्रेशन स्ट्रेन, उसमें कंप्रेस हो रहा था, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन स्ट्रेन। सो द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द प्रीवियस केस वाज कंप्रेशन स्ट्रेन एंड इन दिस केस द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज एक्सपेंशन स्ट्रेन। और अगर मैं इसका एक सब केस लूँ, अगर मैं यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दूँ, फिर क्या होगा, ऑल्टरनेट वोल्टेज के कारण क्या होगा ना, जो वोल्टेज है वो वेरी करेगी, उसकी वजह से यहाँ पर दो डायरेक्शंस में मूवमेंट होगी, ठीक है। देयर विल बी टू डिफरेंट मूवमेंट्स, इधर भी और उधर भी। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जो क्रिस्टल है उसमें थोड़ी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, है ना, बिकॉज टू एंड फ्रो मोशन, है ना, जितना कंप्रेशन हो रहा है उतना एक्सपेंशन। तो इस तरह से कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन, तो कंप्रेशन एक्सपेंशन के चलते चलते क्या होगा, एक वाइब्रेशन फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो वाइब्रेशन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी तो जो ऑल्टरनेट करंट है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो है सारा प्रोसीजर, ये है हमारे पास इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वेरिंग वोल्टेज अप्लाई करा था, ऑल्टरनेट वोल्टेज, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस मिले थे ना, उनका एम्पलीट्यूड काफ़ी होगा, है ना। तो अगर वो
वोल्टेज जो है उसके जो मेरे पास एम्पलीट्यूड आया है, अगर वो रेजोनेंस यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके साथ अगर मिल जाए, जितनी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस की, उतना ही वो भी अगर प्रोड्यूस हो जाए, तो जब दोनों सेम होंगे उस केस में जो एम्पलीट्यूड है ना वो बढ़ जाएगा. एम्पलीट्यूड विल बी sufficiently large when the result is equal to the natural frequency of the oscillator. ठीक है, तो मतलब ना एक कांस्टेंट वेरिएशन आती रहेगी थिकनेस में, लेंथ में. अगर थिकनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो लेंथ में चेंज आएगा. एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ना इसमें रिलेशनशिप बन जाएगा. इंक्रीज इन लेंथ डिक्रीज इन थिकनेस, इस तरह से ना ये कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होती रहेगी. ठीक है, और अगर अप्लाइड वोल्टेज जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमारे पास जो वाइब्रेशंस है वो प्रोड्यूस होंगी, नेचुरल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी. ठीक है, क्रिस्टल में. ठीक है, अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करें n, तो उसका वैल्यू हमें पता ही है 1/d√E/ρ. ठीक है, तो मैं बात कर रही थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में. उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, n = 1/2d√E/ρ. ठीक है, यहाँ पर ये जो d है, d इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फेजेस ऑफ क्रिस्टल. ठीक है, ये जो हमने दो पैरेलल फेजेस लेते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होगा d. ठीक है, उसके बाद e की बात करें तो e जो है वो हमारे पास होगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ जो क्वाड्स हमने यूज़ किया, क्वाड्स या यहाँ पर जो सा भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे, E वुड बी द बल्क मॉड्यूलस ऑफ दैट मटेरियल. क्वाड्स के केस में बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा हमारे पास 8 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, उसके अलावा बात करें रो इज योर डेंसिटी ऑफ क्वाड्स. ठीक है, तो यही अननोन्स है हमारे पास. ये जो है हमारे पास n, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला के बेस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला इन अ वेरी एक्यूरेट मैनर. ओके, और डेंसिटी की वैल्यू क्वाड्स में हो जाएगी 2.65 × 10⁻³ kg/m³. ठीक है, ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूला में पुट कर देना. ठीक है, पुट करेंगे ना, और d की वैल्यू हम 1 mm ले लेंगे. d की वैल्यू 1 mm ले लो, या अगर मीटर्स में लिखना हो तो 10⁻³ मीटर में आ जाएगा. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, अगर 1/2 d के बजाय d की जगह मैं 10⁻³ लिख लूँगी √. e की वैल्यू क्या थी, 8 × 10⁻18/ρ की वैल्यू 10, थोड़ा सा यहाँ पर 10 आएगा, 18 गलती से लिख दिया मैंने, 10. और रो की वैल्यू है हमारे पास 2.65 × 10⁻³ तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2.8 × 10⁻6 हर्ट्ज. ओके, 6 हर्ट्ज आएगी. और अगर इसको मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10⁻6, तो ये बन जाएगा 2.8 मेगा हर्ट्ज. मैंने उसको 10/6 से डिवाइड कर दिया. तो दिस वुड बी माई नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो. इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली बहुत यूज़ की जाती हैं. थ्योरेटिकली तो चलो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनका काफ़ी यूज़ है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे. गुड बाय.